So it's English का first chapter is a poem and the name of the poem is A Time to Believe. सबसे पहले हम poem read करेंगे, फिर हम line by line उसका मतलब समझेंगे, फिर हम उसके अंदर की rhyming scheme समझेंगे और special words के meanings discuss करेंगे. ठीक है guys? जो मैं पहले recite कर रहा हूँ ये इस तरह से poem को recite करना चाहिए. तो see if you can follow. A time to believe. To believe is to know that every day is a new beginning. Is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach, if only we believe. And it's written by B.J. Morbitzer. So, believe मतलब विश्वास करना, कोई चीज पे भरोसा रखना, कोई चीज पे उम्मीद करना कि ये होगा. बिलीव मतलब जो हमारे अंदर से आता है कि नहीं यार हमें पूरा भरोसा है कि ये ऐसा होगा. बहुत सारी चीजों के सबूत हमें नहीं दिखते गाइस. हवा हमें दिखती नहीं है मगर हमें पता है हवा है क्योंकि महसूस होती है. बट ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें महसूस भी शायद ना हो, तो हमें फिर भी कुछ चीजों पे बिलीव होना चाहिए. क्यों होना चाहिए ये इस पोएम में बताया गया है. तो पहला लाइन है, To believe is to know that every day is a new beginning. तो किसी चीज पे बिलीफ रखने का मतलब है कि ये आपको पता हो कि हर दिन हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक नई शुरुआत है. पिछले दिन जो भी आपके साथ हुआ है अच्छा या बुरा वो उसी दिन का था. अब आपको फिर से मेहनत करनी है, फिर से आपको आज का दिन भी अच्छी तरह रहना है. अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन बहुत अच्छे से सब कुछ करते हो, घर का काम, फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, दोस्तों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, अपनी पढ़ाई टाइम पे करते हो, सब कुछ करते हो और आप पहला दिन सब अच्छे से करते हो, दूसरे दिन नहीं करते, तो वो पहले दिन का बेनिफिट नहीं रहेगा क्योंकि अगला दिन भी आपको वही सब करना है क्योंकि हर दिन नई शुरुआत है. वैसे ही इसका ऑपोजिट थॉट ये भी है कि अगर कभी आपका एक दिन बहुत खराब जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको लग जाता है, आपके दोस्त आपसे बात नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आपको वैल्यू नहीं देते, आपके स्पेशल वंस आपको वैल्यू नहीं देते, या फिर आपके साथ आप कुछ गलतियां कर देते हो या फेल हो जाते हो, आप कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम झेलते हो, तो उससे थक हार के आप एकदम से बस यार कल वो प्रॉब्लम थी, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, मैं हार मान लूंगा. ये सही तरीका नहीं है क्योंकि हर रोज एक नई शुरुआत है, हर रोज एक नया सवेरा है और आप फिर से आप खड़े हो, फिर से आप वापस से सारी अपनी कोशिशें करो और ये चीज याद रखो कि हर दिन एक नया सवेरा है. is to trust that miracles happen and dreams really do come true. तो किसी भी तो ये भरोसा जो बिलीव जो है वो रखने का मतलब ये है कि ये उम्मीद रखो कि ये मानो कि चमत्कार होंगे और सपने भी सच होंगे. देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सपने देखते हो, सच नहीं हो पाते या उनको होने में डिले होता है, फिर हमको लगता है यार हमारे शायद सपने सच होंगे ही नहीं, शायद हम में कुछ कमी है और ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो खाली पिक्चरों में होता है या तो ये तो खाली दूसरों के साथ होता है. तो ये जो लोग ऐसा सोचते हैं इनको निराशावादी लोग कहा जाता है और ये सही नहीं है. आपको कभी भी निराशावादी नहीं होना है, पेसिमिस्टिक नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है और आपको ये भरोसा रखना है कि सपने सच होंगे, दुनिया में चमत्कार सही में होते हैं और अगर आप अपना काम सही करो, मेहनत से करो और कंटिन्यूअसली करते रहो तो एक दिन आपके भी सपने सच होंगे. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग. तो यहाँ पर एंजल डांसिंग अमंग द क्लाउड्स कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब जो आसमान में भगवान के फरिश्ते हैं, देवी देवता ये सब जो भी हैं, तो ये जो लोग हैं ये आसमान में दिखते हैं. यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो चीज यूजुअली आपको नहीं दिखती, क्या हम लोग आसमान में देखते तो हमको परी और फरिश्ते ये सब दिखते हैं क्या? नहीं दिखते. लेकिन अगर हमें बिलीफ है तो हमें वो भी दिखेंगे. यहाँ पे ये कहना मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं भी है, वो भी यहाँ पे पॉसिबल दिख सकती है अगर हम ऐसा सोच रखे तो. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून.
तो हमें बिलीफ रखने का मतलब है कि हम ये जान सकते हैं कि आसमान जो है वो चमत्कारों से भरा हुआ है और इंसान जो है वो चंद्रमा तक पहुंच सकता है। ऑब्वियसली ये किसी ने बिलीफ रखा था, इसीलिए आज हम चांद तक पहुंच पाए हैं। 2022-2023 में इंडिया भी स्पेस मिशन डालने वाला, तो ये एक बिलीफ से होता है। क्योंकि जब हमें आजादी मिली और हमने स्पेस मिशन शुरू किया तो दुनिया के बाकी के देश हम पे हंसते थे कि भाई आपके देश में तो इतनी गरीबी, आप चांद पे जाओगे क्या, या आप क्या करोगे सब सीख के। लेकिन हमने समझा कि नहीं, हमें भी सपने देखने का हक है। हम एक गरीब देश है, हम एक नया देश है, फिर भी हम बड़े सपने रखेंगे। अगर हम उस टाइम पे लोगों ने वो सपने नहीं देखे होते तो आज इंडिया का इतना बड़ा स्पेस मिशन नहीं होता, हम इतने सारे सैटेलाइट्स नहीं भेज रहे होते, आप और मैं वीडियो शेयरिंग पे लेक्चर्स नहीं दे रहे होते। ऑब्वियसली ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इतने सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए आज आप घर में बैठ के भी आज हम पढ़ सकते हो, आज आप सीख सकते हो। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आज से 50 साल पहले कुछ साइंटिस्ट थे जो स्पेस मिशन के बारे में सीरियस थे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हम तो गरीब हैं, अरे हमारे पास तो देश में अभी जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, हमारे देश में खाने को नहीं, हम कहाँ स्पेस मिशन का प्लानिंग करेंगे। बहुत से लोग ऐसा सोचने वाले, बहुत से निराशावादी लोग दुनिया में निराशावादी लोगों की कोई कमी नहीं है, जो हर बात पे बस ये करेंगे अरे क्या जरूरत है करने की, मत करो। लेकिन अगर कुछ लोग सपने देखेंगे और उन सपनों के ऊपर काम करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता है। और आज हमको ये सारे बेनिफिट जो मिल रहे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले कुछ साइंटिस्ट लोगों ने और कुछ देश के लीडर्स ने ये बात मानी और इसको समझा कि अगर इंडिया को अपना असली पोटेंशियल जानना है तो हमें स्पेस मिशन के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और उन्होंने वही किया। और आज उसी का बेनिफिट है कि आज आप और मैं वीडियो कॉल के ऊपर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes. तो बिलीव रखने का मतलब यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति की वैल्यू समझना जो तुम्हारा ख्याल रखता है, जो तुम्हारा पालन करता है, तुम्हारा पोषण करता है। तो कौन हमारा पालन और पोषण करता है? हमारे घर वाले, हमारी माँ, हमारे पिताजी जो है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमको सुविधा दी, हमको प्रोटेक्ट किया। तो इनके हार्ट की वैल्यू हमें होना चाहिए, इनके मन की, इनके दिल की हमको वैल्यू समझना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें हमेशा हमारे सारी प्रॉब्लम से हमको बचाया, हमको हमेशा कंटिन्यूअसली इंश्योर किया कि बेसिक फैसिलिटीज, खाना पीना, कपड़े, स्कूल में पढ़ाई, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल करा के दी। तो इसकी जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बिलीव कर पाओगे, तभी आप भरोसा कर पाओगे दुनिया की बहुत सारी चीजों पर। तो जिनको इस चीज की वैल्यू है वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। जो लोग ये चीज की वैल्यू नहीं कर पाते, जिनको ये नहीं समझता कि भाई जो आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके जो भी लोग आपके लिए काम करे, जो जिनके मन में आपके प्रति प्रेम है, सद्भावना है, ऐसे जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट है उसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एनीवन एंड एवरीवन who values you, who has put in the effort to ensure that you are nourished and that you are provided with the utmost care and protection. The innocence of a child's eyes, और जिसको किसी मासूम बच्चे की आंखों के अंदर जो मासूमियत छुपी है वो दिखती है। Innocence of a child's eye. Obviously कोई अगर छोटा बच्चा है जिसने, जो मतलब ऑब्वियसली भी बहुत छोटा है, उसको दुनिया के पैतरे नहीं पता, उसको दुनिया के झूठ नहीं पता, उसको दुनिया की पॉलिटिक्स नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि लोग कैसे एक दूसरे को का शोषण करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। जिसको ये सब नहीं पता होता वो बच्चा बहुत भोला भाला लगता है, उसको आप कुछ बोल दो तो बेचारा मान लेता है। जैसे भी घर में किसी के छोटा सा बच्चा है, उसको आप बोल दो कि हम आसमान में उड़ के जाते हैं तो वो सच मान लेगा, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ भी बोल दिया तो वो चीज को इमीडिएटली मान लेगा कि हाँ भाई ये मेरे पेरेंट्स ने बोला है तो ये सच ही होगा। हाँ ओमकार बोलो बेटा, आपने हाथ ऊपर किया, अनम्यूट करके बोलो क्या बोलना है। ओमकार आपने हाथ ऊपर किया था, बोलो। ओमकार पवार, ठीक है। तो एक बच्चे के आंख के अंदर जो मासूमियत है उसको देख लेना भी बिलीव करना। टू नो एंड नोटिस the complete simpleton and the complete innocence that a child's eyes has is also very important part of believing. And the beauty of an aging hand. तो
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि माँ और बाप जो आपको पाल पोस के बड़े करते हैं उनकी इज्जत करना भी बिलीफ रखना है, किसी बच्चे की मासूमियत को पहचानना भी बिलीफ रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी बूढ़े के हाथ के अंदर की खूबसूरती पहचानना। यहाँ पे जब वो खूबसूरती कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जो आदमी ने पूरी जिंदगी देखी है या जो औरत ने पूरी जिंदगी देखी है उनके एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेल के आए हैं, जो लाइफ में उन्होंने जो भी उन्होंने सीखा है, तो वो अब एक्सपीरियंस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके लर्निंग से, फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, यानी उनके सीख जो जो चीजें वो हमको सिखाएंगे वहीं से हमें प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है, और हमें ये प्रेरणा को पूरी तरह से सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस उनके एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अप्रिशिएट व्हाटएवर एक्सपीरियंस दे हैव, एंड इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स दैट वी विल लर्न हाउ टू लव। To believe is to find the strength and courage that lies within us. कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यार हम ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम भाग जाते हैं। बहुत बार देखो, अगर हमको कोई अचानक किसी कंपटीशन में या कोई एग्जाम में या कोई अचानक कुछ हमको पूछ लेता है तो हम डर के हट जाते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम किस चीज के काबिल हैं। यानी कि हम शायद वो चीज अगर कोशिश करते करने की या मेहनत करते तो शायद कर पाते, लेकिन क्योंकि हमें डर लगता है इसीलिए हम बिना कोशिश किए ही वो चीज को छोड़ दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि अगर तुम्हें बिलीफ रखना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबसूरती है, कितनी ताकत है, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तुम कितने करेजियस हो, ये पहचानना भी बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ऐसा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और आप डर के बस भाग गए उस प्रॉब्लम से, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं जाने वाली, वो तो वहीं रुकी रहेगी। जब तक आप जाके प्रॉब्लम से लड़ोगे नहीं, तब तक आपको ये भी नहीं समझेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है और आप कितने बहादुर हो उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। सो यू नीड टू फाइट विद द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एंड हाउ करेजियस यू कुड बी इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। तो ये होना, ये स्ट्रेंथ और ये करेज जो तुम्हारे अंदर है, इसको ढूंढना भी बिलीफ का हिस्सा है। When it is time to pick up the pieces and begin again, और कब ये समय आ गया है कि अब तुम्हारे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स के वजह से जो तुम्हारी लाइफ तितर बितर हुई है, उसके सारे टुकड़ों को उठाओ और वापस शुरू करो। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब आपको लाइफ ने, समझो फॉर एग्जांपल आप फेल हो गए, आपको डिटेन कर लिया, तो बस अब आप पढ़ना ही छोड़ दो या आप कोशिश करना ही छोड़ दो। ये गलत है। आपको अब समझना कि ठीक है, चलो मैं इसमें फेल हुआ, कोई बात नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। आप तभी फेल होते हो when you stop trying. You only fail when you stop trying. So it's important that you don't stop trying and that you continue to put in the efforts that are required in order to succeed. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. Believe रखने का मतलब ये भी है कि हम माने कि हम अकेले नहीं हैं। ये यूनिवर्स है, ये इसके अंदर जो ताकत है वो हमें हमेशा सपोर्ट करती है, और जिंदा रहना एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें मिला है। और अब ये समय है कि हम इसको अप्रिशिएट करें। देखो क्या होता है, बहुत बार हम लाइफ में प्रॉब्लम्स देख के एकदम से बोलते हैं अरे यार क्यों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरे को नहीं जीना है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो आप बोलते हो मुझे नहीं जीना है। आपके फ्रेंड्स ने आपका झगड़ा हो गया तो आप बोलते हो नहीं जीना है। आपके टीचर्स ने वो आपको फेल कर दिया या आपको स्कूल से निकाल दिया तो आप बोलते हो मुझे नहीं जीना है। आपके लव्ड वंस आपको वैल्यू नहीं देते तो आप कहते हो नहीं जीना। तो ये बहुत ही गलत, नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थॉट है। आपको एक चीज याद रखना है कि लाइफ जो है वो एक तोहफा है जो आपको मिला है, और हर उस मोमेंट को आपको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। उसको अच्छे से फील करना, उसको एंजॉय करना, उसको चेरिश करना, ये बहुत जरूरी है। To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. और हमेशा ये उम्मीद रखने का कि कुछ अच्छा होगा। सुबह उठे, आप घर से निकल रहे हो, आपको ये मालूम होना, ये होप होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप अच्छा करते हो, आप मेहनत करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा। ये बिलीव रखना बहुत जरूरी है। All our hopes and dreams are within reach if only we believe. और जितने भी आपकी उम्मीदें हैं, जितने भी आपके सपने हैं, वो आपके हाथ के रीच में है, वो आप वहां तक पहुंच सकते हो अगर आपके पास बिलीफ होने के लिए कई सारे कंडीशंस हैं। वो बिलीफ पाने के लिए आप ये सब चीजें करोगे तो आपके पास बिलीफ होगा, और जब आपके पास बिलीफ होगा तो आप आपके सपने और आपकी उम्मीदों को पहुंच सकते हो। सो यू कैन रीच to your dreams and your hopes only if you have belief
and in order to have belief, whatever has been mentioned in this poem is what you are supposed to do. ठीक है? कुछ words हैं जिनके meanings difficult है, left side में दिए हुए हैं. I would hope that you would check that. That beginning happened through angels, clouds, sky, moon. So यहाँ पे rhyming scheme, let's see क्या है. सर आपने म्यूट किया है. सॉरी यार. मैं कह रहा था कि ये एक्सरसाइज जो है ये आप अटेम्प्ट कर लो. अगर कोई डाउट रहेगा इसमें तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना. अगर कोई आंसर नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा. चाहिए रहेगा तो मैं सारे आंसर्स भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे. ठीक है? अभी क्या करेंगे? एक चैप्टर चालू करना है या टाइम है अपने पास कि आज के लिए बस करें एक पोएम? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. एक काम करते हैं, फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है? ओके. Dick Whittington and his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. तो एक बार एक गरीब लड़का था डिक विटिंगटन नाम का, जो कि इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था. उसके पास घर नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स दोनों मर चुके थे और उसको गांव वाले इज्जत नहीं देते थे. डिक एक बार मार्केट में था तो उसने सुना कि लंदन की सड़कें जो हैं वो सोने से पूरी तरह भरी, मतलब लंदन की सड़कें सोने की बनी हुई हैं, ऐसा उसने सुना. और बेचारे बच्चे को समझा नहीं कि सिर्फ बोलने की बात है. उसे लगा कि वो लंदन जाके सड़क पे से कुछ सोने के टुकड़े उठा के लेके आएगा तो गांव वाले उसको इज्जत करेंगे क्योंकि वो पैसे वाला हो जाएगा. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. तो डिक जो है वो अपने गांव से निकला और लंदन की तरफ चल के जा रहा था. वो ज्यादा दूर नहीं गया था जबकि एक घोड़ा गाड़ी में एक आदमी रुका और उसने उसको पूछा कि क्या तुम घर से भाग रहे हो? तो डिक ने कहा कि नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मैं लंदन जा रहा हूँ ताकि मैं अपना खजाना ढूंढ सकूं. I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. तो वो घोड़ा गाड़ी में जो बैठा था उसने कहा कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ, तुम आ जाओ ऊपर बैठो, हम लोग साथ में जाएंगे. तो वो साथ में शायद उसके चला गया. देखते आगे क्या होता है. They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in a dismay. Where was all that fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. वो रात होते होते जस्ट वो लोग लंदन पहुंचे और जो घोड़ा गाड़ी वाला था उसने डिक को वहां पे उतार दिया और वो एक होटल में चला गया. डिक बेचारा वहां पे
खड़ा था और उसका पूरा पूरा मायूसी से भर गया था। वहां पे कोई भी सोना नहीं दिख रहा था, सब तरफ गंदे सड़कें थी और बहुत से लोग थे जो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। डिक के पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी और वो रास्ते के कोने में एक गली में सो गया, ये उम्मीद करके कि कोई उसको मार ना दे। The next morning, Dick woke up cold, miserable, and very hungry. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. At last, he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. तो अगले दिन सुबह डिक उठा, बहुत भूखा था और बहुत ठंडी था। लंदन में बहुत ठंडी होती है, तो ऑब्वियसली लंदन में रात भर सड़क पे सोया था, तो बहुत बुरी हालत थी, एकदम ठंडी से मरा हुआ था, एकदम भूखे था। वो खाना मांग रहा था, लेकिन देखो कहीं पे कोई भी शहर में कोई सुबह सुबह खाना मांगे तो लोग देते नहीं है, लोगों को लगता है ये आलसी है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके सर पे मार रहे थे, कोई उसको खाना नहीं दे रहा था। वो आखिरकार एकदम थक गया, हार गया और रास्ते पे ही गिर गया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी और ढूंढने की खाने के लिए। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" तो उस टाइम पे डिक जो है वो एक बहुत ही अमीर व्यापारी मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर के सामने गिरा था। उनका जो बावर्ची था वो कोशिश कर रहा था डिक को भगाने की। तभी मिस्टर फिट्जवॉरेन घर वापस आए। वो अपने शिप, उनके बड़े बड़े शायद जहाज थे, वो जहाज देख के बस वापस आए थे। उन्होंने डिक को कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते अगर तुम्हें खाना चाहिए तो। I would work, said Dick, but I would know nobody who will give me anything to do. मैं काम करूंगा, डिक ने कहा, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं जो मुझे काम दे सके। Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन ने उस बावर्ची को कहा कि इसको किचन में लेके जाओ, पहले उसको खाना दो और फिर उसके लिए कुछ काम ढूंढो। So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he had still two difficulties to face. तो डिक को घर और काम दोनों मिल गया। उसको एटिक क्या होता है ना, जो अंग्रेजों के बड़े बड़े घर होते थे ना, तो वो घर का जो रूफ होता था, ऐसा स्लोपिंग रूफ होता था, वो रूफ के अंदर थोड़ी सी जगह होती थी, वहां पे उसको सोने को दिया। वहां पे सामान वामान रखा जाता था, क्योंकि रूम्स जो स्क्वायर होते थे, तो रूम्स और रूफ के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल जगह होता था। तो एक छोटा बच्चा तो रह सकता था, उतनी जगह थी, बट वो एकदम बंद सा रहता था, छोटा सा एक विंडो रहेगा, बस उतना ही। तो वो रूफ के एटिक में उसको जगह दिया और वहां पर, और उसका काम था किचन में कुक के सारे बर्तन वर्तन धोने का। उसकी लाइफ शायद अच्छी होनी चाहिए थी, बट उसको दो बड़े डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रहे थे। क्या थे वो दो डिफिकल्टीज, देखते हैं। The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. At night they scampered all over him and kept him awake. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. तो उसका जो जिस एटिक में वो सोता था, वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े चूहे और चचंदर सब थे, और रात भर वो उसके ऊपर नाचते थे और उसको उठा देते थे। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसको जो पगार मिलती थी उससे थोड़ा पैसा बचा के उसने एक बिल्ली खरीद ली, और वो बिल्ली ने सारे के सारे चूहे और चचंदर वहां से भगा दिए, और अब डिक आराम से सो पाता था। The other difficulty, which was not so easy to overcome, was the cook's bad temper. And screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon, and even when he was working as hard as he could. अगला जो प्रॉब्लम था वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं था। वो था वो जो बावर्ची थी, वो लेडी थी, उसका गुस्सा। वो बावर्ची हमेशा इसको चिल्लाती रहती थी, दिन भर इसको भड़कती थी, और इसके सर पे लकड़ी के कलछुल से, जो दाल चलाते हैं उसको, वुडन स्पून, उससे मारती थी। और ये बेचारा कितना भी मेहनत करे वो फिर भी उसको मारते रहती थी। One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London.
तो एक दिन क्या हुआ कि अब वो बहुत चिढ़ गया था और वो कुक को झेल नहीं सकता था, तो उस दिन सुबह सुबह बावर्ची के उठने से पहले ही वो अपनी बिल्ली को लेके कहीं और चला गया। वो लंदन के जस्ट बाहर तक निकला, हॉलोवे की जगह पे, और एक पत्थर पे बैठ गया। वो नवंबर का पहला दिन था, ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है इंग्लैंड में, और गिरजाघर के चर्च की जो घंटियां थी वो बज रही थी, और वहां पे वो लोग गाना गा रहे थे। गाना क्या गा रहे थे कि तुम यहाँ से मुड़ जाओ, तुम एक अच्छे नागरिक हो, और तुम शायद लॉर्ड मेयर यानी मेयर जो होता है लंदन का, वो एक दिन बन जाओगे। तो फिर डिक ने क्या सोचा, देखते हैं आगे। Lord Mayor of London, said Dick, I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scoldings from the cook if that is what it is in store for me. So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. Now, Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and the ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो डिक वापस सोचा कि नहीं, मैं एक दिन लॉर्ड मेयर बनूंगा और बड़े से घोड़ा गाड़ी में घूमूंगा, तब तक के लिए जरूरत पड़े तो मैं ये बावर्ची की थोड़ी गालियां सुन लूंगा, शायद इसके वजह से मेरी लाइफ आगे जाके अच्छी हो जाए। तो डिक वापस से मिस्टर फिट्जवारन के घर चला गया, और किसी ने उनको नोटिस नहीं किया था कि वो चले गए, इसके लिए चुपचाप घर में वापस घुस गया। मिस्टर फिट्जवारन का काम क्या था, वो बड़े बड़े जहाज दुनिया के अलग अलग देशों में भेजते, यहाँ से सामान डाल के भेजते, और वहां से दूसरा सामान लेके आके यहाँ बेचते। One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits if the voyage is successful. Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. तो एक दिन उसने मिस्टर फिट्जवारन ने क्या किया, अपने पूरे घर को बुलाया और कहा कि मैं अफ्रीका में एक जहाज भेज रहा हूं, अगर आप लोग अपना कोई सामान उसमें भेजना चाहोगे तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर से मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन डिक के पास कुछ नहीं था। तो मिस्टर फिट्जवारन ने बड़े प्यार से डिक को पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम्हारा जो तुम देना चाहोगे? तो डिक ने बोला, नहीं, सिर्फ मेरी बिल्ली है। तो आगे देखते क्या बोला मिस्टर फिट्जवारन ने। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said, no, it must be his, not something belonging to someone else. तो मिस्टर फिट्जवारन ने कहा कि फिर तुम अपनी बिल्ली दे दो, मैं उसको शिप में डाल दूंगा। जो मिस्टर फिट्जवारन की बेटी थी एलिस, उसने कहा लेकिन डिक को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है, उसके बदले मैं उसके तरफ से कुछ डाल देती हूँ। लेकिन मिस्टर फिट्जवारन नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, वो कुछ ना कुछ उसका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. तो डिक ने अपनी बिल्ली लेके आया और उसको धीरे से गुड बाय बोला। कैप्टन बहुत खुश था इस बिल्ली से, क्योंकि ये बिल्ली बहुत सारे चूहे मारती थी या भगा देती थी, और उस वजह से पूरे के पूरे रास्ते में जहाज में एक भी चूहा या छछूंदर नहीं था। After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. The captain sent a message to the king to say he had good fine goods for sale, and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rat and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. The captain was astonished and asked if this was what normally happened. तो कुछ महीनों के बाद वो जहाज जो है वो अफ्रीका में बारबरी करके एक देश में पहुंचा जहां मूर्स नाम के लोग रहते थे। कैप्टन ने राजा को कहा कि मैं बहुत सारा सामान बेचने को आया हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं पैलेस में आके वो सब दिखाता हूँ। वो कैप्टन पैलेस गया और राजा और रानी के साथ बैठा था, और तभी उनके खाने के लिए कुछ सामान आए, लेकिन जैसे ही वो खाने का सामान रखा गया वैसे ही तुरंत चूहे आके कैप्टन की आंखों के सामने ही पूरा खाना खराब कर दिए या खा लिए। कैप्टन थोड़ा सा शॉक में आया और उसने पूछा, क्या ये हमेशा होता है? Alas, yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice, and we cannot get rid of them. उसने कहा, हाँ ये सच है, हमारे देश में बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, और हम उनको हटा नहीं पा रहे हैं। I think I may have
The answer on my ship, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. More food was laid out, and the rats and mice appeared as before. The cat immediately pounded, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted, and the queen asked, "What do you call this animal?" तो कैप्टन ने कहा कि मेरे पास जहाज में कुछ है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा. उसने मैसेज भेज के अपनी कैट को वहां पे बुला लिया, और उसने वापस से जब खाना रखा गया और सब चूहे आए वहां पर, तो बिल्ली ने कम से कम 12-13 चूहे ऑन द स्पॉट मार दिए और बाकी के सारों को भगा दिया. तो बहुत खुश हो गई, और वो जो रानी थी उसने कहा कि इस जानवर को तुम क्या बुलाते हो? Puss is the name she answers to, said the captain. And when the queen called Puss, Puss, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. But the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid of your kingdom of cats and mice. तो उस पुश है करके वो कैप्टन ने बताया, और जब रानी ने बुलाया तो वो बेचारी खुश होके गई उसके पास. रानी पहले थोड़ा सा घबराई, क्योंकि उसने अभी देखा था कि वो बिल्ली ने कितने आसानी से इतने सारे चूहों को मारा था. लेकिन वो कैप्टन ने कहा कि वो लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली है और जल्दी तुम्हारे पूरे राज्य को चूहों से आजाद कर देगी. I would give great wealth to own this animal, said the queen. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. तो कैप्टन बार्गेन किया, और उसने क्या डिसाइड हुआ था कि राजा सारा का सारा सामान खरीद लेगा उस जहाज का, और उसके लिए अच्छा पैसा देगा, और सिर्फ बिल्ली के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा देगा. कितना? 10 गुना ज्यादा पैसा. When the ship came back to the port of London, the capital showed Mr. Fitzwarren the golds and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. और मिस्टर फिट्जवारन चाहता तो ये पैसा खुद के लिए रखता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. जब जहाज वापस आया, उसने डिक को बुला और कहा कि आज से मैं तुम्हें मिस्टर विटिंगटन बुलाऊंगा, क्योंकि अब तुम अमीर आदमी हो गए हो. और सारा पैसा जो राजा ने दिया था उस बिल्ली के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा मिस्टर फिट्जवारन ने उस मतलब डिक को दे दिया. तो ये मतलब मिस्टर फिट्जवारन की भी ईमानदारी कि उन्होंने पैसा अपने पास नहीं रखा, तो डिक का पैसा पूरा का पूरा डिक को दे दिया. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice, and 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. He was not only famous, but he was popular too, for he always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. उसके बाद मिस्टर फिट्जवारन के साथ डिक बहुत सालों काम किया. वो खुद बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट बना. उसने मिस्टर फिट्जवारन की बेटी एलिस से शादी की और 3 बार लंदन का लॉर्ड मेयर सेलेक्ट हुआ. उसको उसके बाद नाइटहुड मिली और वो उसका नाम चेंज होके सर रिचर्ड विटिंगटन बना. वो ना ही फेमस था, बहुत लोग उसको बहुत वैल्यू भी देते थे, क्योंकि वो क्या करता था, वो गरीबों की मदद करता था. और जब वो बुढ़ा हो गया तो उसने अपने पोता पोतियों को ये कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसकी बिल्ली के वजह से वो इतना अमीर बना. और उसने ये भी कहा कि अगर उस दिन चर्च में वो घंटियां नहीं बजती और वो गाना नहीं सुनता तो कभी वो वापस नहीं आता और कभी इतना अमीर नहीं बनता. क्या थी वो लाइंस? टर्न अगेन विटिंगटन, दाउ वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. तो वो 3 लाइनों के वजह से डिक वापस गया, और आज जब वो ये कहानी अपने पोते पोतियों को सुना रहा है, तब तक उसने अपने लाइफ में सब कुछ कर लिया था. So what is the moral of the story? The moral of the story is, if you have been given a chance, अगर आपको मौका मिला है लाइफ में सक्सेसफुल होने का, तो आप उस मौके को मत छोड़िए. इवन दो स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टीज होंगी, आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए. और दूसरी बात, जब लाइफ मौका दे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ने का, तो वो मौका ले लें. क्योंकि अगर वो अपनी कैट नहीं भेजता तो कभी इतना अमीर नहीं होता. अगर बोलता नहीं है कैट मेरे को प्यारी है मैं नहीं दूंगा, तो फिर वो कभी इतना सक्सेसफुल नहीं होता. वो एक छोटी सी बिल्ली ने डिक की पूरी जिंदगी बदल दी और डिक लास्ट में इतना फेमस हुआ. एंड दैट गाइस एंड्स द स्टोरी. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है. अगेन यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो आप लोग सॉल्व करेंगे. अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो. एक्चुअली ये पूरा चैप्टर मेरे को नहीं खत्म करना था, बट बात करते करते हो गया. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?